अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। माशी तरक्की से मुतालिक नए आदाद शुमार पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नई बहस छिड़ गई है। हुकूमत इस बात का क्रेडिट ले रही है कि इसकी कामयाब पॉलिसियों की वजह से पिछले साल मुल्क में तरक्की की शरह 5.4% तक पहुंच गई, जबकि नून लीग तरक्की के नए आदाद शुमार को लो बेस इफेक्ट का नतीजा करार देती है। माशी तरक्की के आदाद शुमार पर बहस के अलावा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अपनी अपनी क़यादत को रिप्लेस करने की कोशिशों से मुतल्लिक भी दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से नए सवालात खड़े कर दिए हैं। जिसके बाद एनसीओसी ने आज ज्यादा शरह वाले शहरों में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया है। और अहम सवाल यह भी है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस का पीएसएल के मैचेस पर क्या असर पड़ सकता है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर असद उमर ने। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तमाम चीज़ों पे आपसे बात करेंगे। सबसे पहले सियासी इशूज़ पे बात करते हैं। पहले आपकी जमात की तरफ से ये कहा गया, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नून लीग के 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक आला शख्सियत से, खास शख्सियत से मुलाकात की और पिच किया अपने आप को कि नवाज शरीफ साहब ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, आप हमें क्यों नहीं देखते। फिर नून लीग की तरफ से ये इल्ज़ाम लगा है कि 4 लोग हैं तहरीक इंसाफ के, एक का ताल्लुक साउथ पंजाब से है, एक का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, एक का ताल्लुक जेलम से है और एक हाइब्रिड है कराची और इस्लामाबाद के दरमियान। यानी कि आपकी तरफ इशारा है कि आप चारों ने भी वजीर आजम इमरान खान के मुतबादिल अपने आप को पेश किया है कि अगर कोई इन हाउस तब्दीली आती है तो हमारी तरफ आप देखें, हम मुतबादिल हो सकते हैं। तो क्या आपने भी अपना नाम रखा सामने कि आप भी वजीर आजम हो सकते हैं? मुझे ये इतनी मजाक का खेल सारी डिस्कशन लग रही है, पूरी सियासत जो है वो बचगाना लेवल पे मुझे लगता है ड्रॉप कर गई है। देखें, मुझे नहीं पता कोई मुस्लिम लीग नून का कोई 4 लोग मिले या नहीं मिले, ना मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, ना वो मुझसे पूछ के जाएंगे। लेकिन ये तो हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है ना कि एक रस्साकशी चल रही है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के लिए। एक तरफ मरीम नवाज़ हैं और उनका कैंप है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है। उनकी सियासत की अप्रोच भी डिफरेंट है, कम से कम स्टेटेड जो अवामी उनकी पोजीशन है उसमें बहुत वाज़ेह फ़र्क है दोनों पोजीशंस के अंदर। और वो एक टसल लगती है कि वहाँ पे मुसलसल जारी है। और जब आप मुस्लिम लीग नून के MNAs के साथ भी बात करें तो वो भी ज़ाहिर है, जब कैमरा सामने नहीं होता तो वो भी कहते हैं कि ये ऐसी सूरत हाल है। तो वहाँ पे तो ये सूरत हाल मौजूद है। मुझे यहाँ बता दें, तहरीक इंसाफ के अंदर कौन सा ग्रोह है, कौन सा ग्रुप है जिसकी कोई टसल चल रही है। जो पहले खबरें आती थी, आजकल तो वो भी नहीं आती हैं। पहले कुछ खबरें आती थी कि कुछ ग्रुप्स हैं जिनकी आपस के अंदर एक रस्साकशी आप कह लें या कम से कम एक कंपटीशन है कि इमरान खान तो है ही लीडर, वो तो सबके लिए लीडर हैं, लेकिन उसके बाद जो नीचे का लेवल है उसके अंदर ज़्यादा इन्फ्लुएंस के किसका होगा। अब तो वो भी खबरें कोई तरीके इंसाफ के अंदर नहीं आती हैं। जहांगीर खान तरीन और उनके ग्रुप के हवाले से फॉर टैट टाइप बयान होता जो नहीं, सिर्फ वो नहीं था, और भी होता था। एक ज़माना था, क्योंकि वो हुआ ये था कि पार्टी के अंदर इन्फ्लक्स हुई थी बहुत ज़्यादा लोगों की एक साथ, और वो जो स्टेटस को है ना वो डिस्टेबलाइज हो गया था। तो उसके अंदर जो है कुछ टाइम लगा। अब जो है तकरीबन तमाम लीडरशिप जो है वो पिछले 10-10 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रही है, कम से कम कुछ जो हैं वो उससे भी ज़्यादा अरसे से हैं यहाँ पर। तो वो रिलेशनशिप जो सेटल होने थी वो सेटल हो गई हैं। और अब ये नहीं है कि हर एक जो है वो दूसरे के साथ शीरो शकरी है, कुछ की ज़्यादा कुर्बत होगी, कुछ लोगों के साथ कुछ की कम होगी। सब कोई ग्रुप या कोई साजिश तो इस वक्त नहीं नजर आ रही, खासतौर पे आपके लेवल पे या शाह महमूद कुरैशी के लेवल पर। लेकिन मुतबादिल के तौर पे कोई अपने आप को क्यों नहीं देख सकता, या सक्सेसर के तौर पे इमरान खान के क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो कोई खानदानी सियासत तो कर रही नहीं है, जैसे नून लीग में है या पीपल्स पार्टी में है। ना तो सुलेमान ने आना है इमरान खान के बाद, ना उनके बेटे कासिम ने आना है। तो अगर कोई सक्सेसर होगा तो आप लोगों में से ही होगा, आप ही हो सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, तहरीक इंसाफ का फेस भी आप हैं, तो क्यों नहीं हो सकते वैसे मुतबादिल? दो मुख्तलिफ चीज़ें ना, आप वो लफ्ज़ जो हैं 2 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करें। एक है मुतबादिल और दूसरा है सक्सेसर। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुतबादिल इमरान खान का कोई नहीं है, बड़ी सादा सी बात है इसकी। और अगर किसी को इस पर शक है तो अपनी जोर आजमाई करके देख ले। 98 से 99% वोट बैंक तहरीक इंसाफ का इमरान खान का है।
तो जब 98 से 99% वोट बैंक एक शख्स का होगा ना, तो वो नेचुरल उस पार्टी का लीडर होगा और कोई उसका मुतबादिल नहीं होगा। ये तो वो दलीलें जो पीपल्स पार्टी में भुट्टो फैमिली भी देती है, पीएमएल में शरीफ फैमिली भी, मिसाल के तौर पे मैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये बात करते थे, अगर आप मेरा सवाल प्लीज सुन लीजिए, कि अगर कोई लीडर अपनी पार्टी में इलेक्शन हार जाता है तो वेस्ट में हम देखते हैं कि वो लीडर चेंज हो जाता है फिर उस पार्टी का। तो आपके यहाँ अगर कोई मिसाल के तौर पे इन हाउस चेंज आता है इस वजह से कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके, तो somebody else should step forward as an alternate कि हम फिर करके दिखाएंगे। ये नहीं है आपके उसमें निजाम पार्टी में? ये जो मफरूजा आप कह रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट, वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर तहरीके इंसाफ का जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी असेसमेंट के मुताबिक तहरीके इंसाफ का 98 से 99% वोट बैंक जो है वो इमरान खान का वोट बैंक है। अगर तहरीके इंसाफ का वोटर ये समझने लगे कि इमरान खान बेस्ट चॉइस नहीं है, जो आपका इस सवाल का मफरूजा है, तो तब तो ये सूरत हाल जो है वो टेस्ट हो सकती है। इस वक्त ऐसी सूरत हाल है नहीं। इसी तरीके से आपने कहा कि क्योंकि इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके, तो अगर वो ना डिलीवर कर सकते तो हो सकता है ऐसी सूरत हाल होती, लेकिन वो तो डिलीवर कर रहे हैं ना मेरे भाई। तो इसलिए ये सूरत हाल आज है नहीं। जो टेस्ट होगा इमरान खान का, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, टेस्ट इमरान खान का ये होगा, ये नहीं वो उनका, हमें पता है कि उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई बच्चा जो है उसने आके पार्टी टेक ओवर नहीं करनी, लेकिन इमरान खान का टेस्ट ये होगा कि क्या वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने में कामयाब हुए कि जब भी वो पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेंगे और इमरान खान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं होंगे, चाहे वो 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, तो उस वक्त जो है क्या पार्टी फिर भी अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी हैयत मेंटेन कर सकेगी, या वो इमरान खान के साथ पार्टी खत्म हो जाएगी। तो असल टेस्ट इमरान खान का तो उस वक्त आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसमें दो मिसालें हैं। जैसे पीपल्स लीग में तो आपको पता है कि खानदानी सियासत जो है कंटिन्यू हो जाती है, मौरूसी सियासत। एमक्यूएम का आपने हाल देख लिया कि आफ्टर अल्ताफ हुसैन पार्टी का क्या हाल हुआ, धड़े बन गए। अब पीटीआई में आप कह रहे हैं कि क्या वो इंस्टीट्यूशन बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, तो अभी से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी ना कि उनका सक्सेसर कौन हो सकता है। जैसे जब वो कैप्टन थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो वो वाइस कैप्टन को एक डेवलप कर रहे थे ना कि आगे लीडरशिप कौन होगी, वसीम अकरम आएगा या कोई और आएगा। तो क्या किसी को डेवलप कर रहे हैं? उनमें आप हैं, कुरैशी साहब है, कौन है? एक लीडरशिप तो डेवलप करेंगे ना साथ साथ अपने सक्सेसर के लिए। बिल्कुल डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वो एक शख्स की डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो एक पूरी टीम की डेवलपमेंट हो रही है। आप मुख्तलिफ सतह के ऊपर अगर आप देख लें, शाह महमूद कुरैशी तो खैर पहले ही एक बड़े लीडर थे, सियासतदान थे, उनकी फैमिली जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप रख चुकी है अपने पास, तो वो तो एक मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ है। लेकिन इसी तरीके से परवेज़ खटक जो है वो बहुत अरसे से सियासत में थे, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर जब बनने का मौका मिला तो उसके बाद एक परवेज़ खटक ज़्यादा एक बड़ी शख्सियत बन के उभरे अपनी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, डिलीवर करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उस लेवल से अगर आप ले लें और नौजवानों के ऊपर ले लें, इस वक्त आपकी हमारी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो इमरान खान के साथ जिन्होंने सियासत शुरू की, न सिर्फ वो असम्बलियों के अंदर बैठे, वो काबीना के अंदर बैठे हुए हैं। इस वक्त आपके पास फरूख हबीब काबीना के अंदर हैं जो ISF से आए, मुराद सईद ISF से आए काबीना के अंदर बैठे हुए, शाहिद खटक इस वक्त असेंबली के अंदर हैं, अरसलान गुम्मन है, आलमगीर महसूद हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ISF की निकल के आए और आज जो है तो उनकी डेवलपमेंट हुई ना। असद साहब, ऑपोजिशन की एक कोशिश है कि हुकूमत पे दबाव बढ़ाया जाए, जिसके लिए वो एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि 27 फरवरी को वो लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे सिंध से इस्लामाबाद। इसी तरीके से PDM का जो एहतजाज है, जो धरना या लॉन्ग मार्च है, वो 23 मार्च को होना है इस्लामाबाद में। और ऑपोजिशन की एक कोशिश है कि इतना दबाव बढ़ाएं कि जो इत्तेहादी हैं उनको ये एहसास होने लगे कि महंगाई कितनी ज्यादा है, गवर्नेंस बहुत बुरी है, और वो आपको छोड़ के अलहदा हो जाए। क्या इस बात का इम्कान है? आपको लगता है ऑपोजिशन तब प्रेशर क्रिएट कर सकती है कि आपके इत्तेहादी आपको छोड़ के अलहदा हो जाए? सर, ये मैं 1.5 साल से यही सुन रहा हूँ ना, मैं 1.5 साल से सुन रहा हूँ कि बस अभी इत्तेहादी गए और सब नाराज हो गए। जब भी कोई क्रिटिकल वोट आ रहा होता है, बजट होता है या कोई भी और इस किस्म की इंपॉर्टेंट टाइम आता है, तो यही कहानियां हम सुननी शुरू करते थे। ये तो अभी सुन रहे थे अभी, कि बहुत पुरानी बात नहीं है ये, तो अभी जब सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल आया था वो उस वक्त भी हम यही सुन रहे थे कि ये नंबर पूरे नहीं होंगे। और आपने अगर देखा हो तो बड़ी जोश व खरोश से असेंबली भी आए थे, फिर पता चला कि फिर 18 लोग कम साबित हुए। तो इस वक्त जो है पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ये चीज़ ऐन मुमकिन होती है, दुनिया में होता है ऐसा। इस वक्त मुझे कोई एज अ सियासत का शागिर्द होते हुए मुझे कोई इस वक्त सूरत हाल नहीं नजर आ रही जिसपे इनका ये तज्जिया जो है वो दुरुस्त साबित हो। और ऑपोजिशन का ये कहना है कि जो आप हर बिल पर नंबर पूरे कर लेते हैं, जैसे अभी फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल पे आपने नंबर पूरे किए, उसकी वजह यह है कि जो लोग वोट नहीं देना चाहते, चाहे वो आपकी PTI जमात के हो या आपके इत्तेहादी हो, उनको फोन कॉल जाता है
और उसके बाद फिर वो वोट देने पर मजबूर हो जाते हैं। तो क्या पीटीआई की मकबूलियत है जो कि जोड़े रखी है इत्तेहादियों को, या फोन कॉल्स हैं जिसकी वजह से वो अभी तक आपके साथ है? देखें, अगर लोगों को यह पता चल जाए ना कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खत्म हो गई है, तो फिर उनको डर किस बात का है? उनको किस फोन कॉल का डर है? उसके बाद तो वो क्या घर जाके दीवार फलांग के गोलियां मारते हैं। अगर कोई फोन कॉल जाती भी है तो खौफ किस बात का है? वो टूटते इसलिए नहीं है मेरे भाई कि उनको पता है कि इस वक्त नंबर इधर हैं। तो वो एक हुकूमत जो इस वक्त कंट्रोल के अंदर है, जिसके पास नंबर्स मौजूद हैं, वो 2, 3, 4, 5 लोग क्यों बेवकूफ़ी करेंगे कि वो दूसरी तरफ चले जाएं और उनके हाथ में कुछ भी ना रह जाए। जिस दिन लगा लोगों को कि इमरान खान के नीचे से अवाम की सपोर्ट निकल गई है, तो ये तब्दीली बिल्कुल मुमकिन हो सकती है। लेकिन वो क्योंकि इमरान खान के साथ अवाम आज भी खड़ी हुई है, इसलिए आपको तब्दीली नजर नहीं आ रही। और शेख रशीद साहब तो अभी भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि पेज एक ही है, और जिन लोगों का हाथ है इमरान खान के ऊपर, ऑपोजिशन चाहती है वो हाथ उनके ऊपर आ जाए, तो उनके सर पे तो नहीं आ सकता, उनकी गर्दन पर आ सकता है। और कल शेख साहब ने बल्कि ये भी कहा कि मुझे कहा गया इस बयान की तरदीद कर दें, वापस ले लें, लेकिन मैं नहीं लूंगा। ऐसा ही है मामला? पता नहीं जी, शेख साहब जो हैं वो बहुत सियासत जाहिर है सारी ज़िंदगी उन्होंने की है और बड़ी गहरी नज़र होती है उनकी सियासत के ऊपर। मेरा तो मानना बड़ा सादा सा है। चाहे आप कोई भी ताकत देख लें या पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर, अगर अवाम खड़ी हुई है इमरान खान के साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जिस दिन खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल आई कि अवाम इमरान खान के साथ नहीं होंगे, तो फिर जैसे मैंने कहा कि सियासी जो लोग बैठे हुए हैं असेंबली के अंदर, वो भी शायद मुख्तलिफ फैसला करें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी सियासत ही इमरान खान के साथ शुरू हुई है, सारी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ देखी ही इमरान खान की सियासत है, वो तो कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे जैसे लोग जो हैं, हमारे लिए तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही सियासत है। लेकिन हर शख्स ऐसा नहीं है, हर शख्स असेंबली में ऐसा नहीं बैठा हुआ, और इसलिए हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जो हैं अपना जहन तब्दील करें। वो जहन तब्दील हो इसलिए नहीं रहा कि जो अपोजिशन का बयानिया उसका ज़मीन की हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं है। अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के अगर खिलाफ हो चुके होते ना, तो ये जो तजिया पेश करते रहे वो तजिया दुरुस्त साबित हो चुका होता। सही, मैं उस माशी कारकर्दगी के हवाले से भी बात करता हूं, लेकिन एक आखिरी सवाल इस पे, तो इस वक्त क्या समझा जाए? तहरीक इंसाफ के सर पर अगर हाथ है तो वो अवाम का ही हाथ है सिर्फ, या किसी और का भी है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल इमाम का है जी। मैं आपको बता दूं, इमरान खान की ताकत का जो सारी पूरी उनकी सियासत के अंदर पोजीशन है इस वक्त और पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर पोजीशन है, उसकी बुनियाद जो है वो उनकी अवाम के सपोर्ट है। और ये मैं, अगर आप कभी पूछ लें इमरान खान से, ये बात मैं अक्सर दोहराता हूं उनके साथ। जिस वक्त सिर्फ वो और मैं भी बैठे होते हैं तो उस वक्त भी मैं इस बात को दोहराता हूं। इमरान खान की ताकत जो है वो पाकिस्तान के अवाम से आती है। जब तक पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, तो कोई ये जितनी मर्जी ये तारीखें देते रहे, जो मर्जी पेशन गोइयां करते रहे, उनकी डेस्परेशन बेचारों की बढ़ती जा रही है, वो नजर आ रहा है, उससे कख कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। लेकिन शेख साहब की भी बात दुरुस्त है ना, वो जो दूसरा हाथ है वो भी मतलब तहरीक इंसाफ के सर पर ही, यानी कि 1 पेज ही है, कोई इख्तलाफ नहीं है इस वक्त। देखें, 1 पेज की डेफिनेशन जो है वो मेरी बड़ी सादा है और उस लिहाज से बिल्कुल 1 पेज पे। और ये मैं आपको बोलूं कि इमरान खान को इस बात का क्रेडिट नहीं मिलता, और बहुत बड़ी जो तनकीद इमरान खान पे होती थी वो ये थी कि इमरान खान लोगों को साथ लेके नहीं चल सकता, और इमरान खान सियासी नहीं है, और इमरान खान को नहीं पता मुल्क चलाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है और पूरे एक निज़ाम को चलाना पड़ता है। इमरान खान तो बिल्कुल वो जो है जी, वो तो जो चाहता है खुद अपनी मर्जी चलाता है और सुनता नहीं है लोगों की। आप मुझे बता दें कि आखिरी दफ़ा कौन सी पाकिस्तान में पॉलिटिकल हुकूमत आई थी, सियासी हुकूमत आई थी, और कौन सा सियासी लीडर आया था जो 3.5 साल के साथ उसकी जुडिशरी के साथ भी बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप चल रही है, उसकी फौज के साथ भी बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप चल रही है, और वो फैसले भी अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा है। ये किसने किया था अचीव लास्ट टाइम? इमरान खान ने दिखाया, और उसकी वजह बड़ी सादा है। क्यों ये वर्किंग रिलेशनशिप इमरान खान की ना जुडिशरी से खराब होती है ना फौज से खराब होती है? क्या हर चीज के ऊपर इमरान खान का नुक्ता नजर वही होता है जो जुडिशरी का है? क्या हर जुडिशरी का फैसला हमारे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला होता है, या तरीके इंसाफ के बेहतरी में होता है, या हर चीज जो हम समझते हैं वही फौज समझती है? ऐसा नहीं है। इमरान खान इस आईनी अपनी ताकत को और अपने इक्तदार को अपनी जात के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो बिलीव करते हैं जमहूरियत के अंदर, बिलीव करते हैं जमहूरियत का मतलब यह है कि वोट लेके किसी तरीके से या बैकडोर नेगोशिएशन करके हुकूमत में आ जाओ और अपने आप को ताकतवर करो और अमीर करो। क्योंकि इमरान खान को अपना कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है, तो जो फैसला हमारे खिलाफ भी होता है तो वो ठीक है।
क्योंकि आप कह रहे हैं कि जुडिशरी से भी ताल्लुकात बेहतर है, एस्टैब्लिशमेंट से भी बेहतर है और फैसले भी इमरान खान साहब अपने कर रहे हैं। अब एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूं। नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क से बाहर चले गए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जो ये जुडिशरी का फैसला है उन्होंने उनके जुडिशरी के ऊपर डाला। फिर वो ये भी कहते हैं कि सारी रिपोर्ट जो है झूठी बनाई गई और हम इसकी तहकीकात करेंगे। तो क्या वो फैसला इमरान खान का था नवाज शरीफ को बाहर भेजने का, या फैसला किसी और ने किया और उन्होंने जिम्मेदारी जुडिशरी के ऊपर डाल दी? क्या हुआ था इस मामले में? फिर 100% इमरान खान का फैसला था। इमरान खान ये नहीं कह रहे फैसला मैंने नहीं किया, मैं तो कमरे में बैठा था ना जिसको तो फैसला हुआ, और हम उस वक्त पहले तो सारे काबीना के अंदर फाइनली डिस्कस हुआ, लेकिन हम लोग कुछ 6-8 लोग बैठे हुए थे कमरे के अंदर जो डिस्कशन हुई। तो वो तो मुझे पता है ना कि वो फैसला इमरान खान का था, और वो फैसला जो है वही कमरे के अंदर जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप बैठी हुई थी उन्हीं के मशवरे सुनने को, डिवाइडेड ओपिनियन था ये भी मैं बता दूं इसके ऊपर, वहां पे इमरान खान ने फैसला किया। इमरान खान सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो फैसला जो है वो जिन रिपोर्ट्स की, जो मेडिकल रिपोर्ट्स जिनकी बुनियाद के ऊपर वो फैसला किया गया वो अल्टीमेटली झूठी साबित हुई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। लेकिन इमरान खान का अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता और या वो इदारों को अपने मातहत चलाने की कोशिश करते, मुझे ये बताइए कि जस्टिस गुलजार अभी रिटायर हो रहे हैं ना, उसी वक्त में हुआ ना ये नवाज ये बाहर चले गए, क्या आपको कोई क्लैश नजर आया? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई क्लैश नजर आया? बयान दिया था वजीर आज़म इमरान खान ने जुडिशरी के खिलाफ, और फिर जवाब भी आया था वहां से उस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिया था, बिल्कुल भी नहीं दिया था इमरान खान ने जुडिशरी के खिलाफ जवाब के खिलाफ बयान। इमरान खान जो है वो ये हमारा हक है और किसी भी हर पाकिस्तान के शहरी का हक है, आप अदालत के फैसलों की तनकीद कर सकते हैं, यह आपका आईन आपको हक देता है। तो फैसले की तनकीद करना और जुडिशरी की तनकीद करने में बहुत फर्क होता है। आप जुडिशरी को उनको मोटिव नहीं इंप्यूट कर सकते, आप उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन उनके फैसलों के ऊपर तनकीद की जा सकती है। असद साहब, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो रिवाइज जीडीपी नंबर्स कल दिए गए हैं उस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर असद उमर। मईशत के हवाले से बात करते, दो चीजें हुई। एक तो नया बेस है, अब 2005-6 को बेस नहीं बना रहे आप जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, 2015-16 तो उस बेस का भी इंपैक्ट आया। लेकिन जो माली साल 2021 की जो पहले जीडीपी ग्रोथ थी जो 9 माह के ऊपर कैलकुलेट की गई थी 3.9% थी, अब उसमें पूरे साल की कैलकुलेशन के बाद जंप आया, वो 5.4% हो गई है। तो 5.4% जाहिर सी बात है, तरक्की तो काफी ज्यादा है। लेकिन आज जैसे एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जब आप बिल्कुल लो बेस से आ रहे हो, यानी कि उससे पिछले साल नेगेटिव 0.4% की ग्रोथ हो, तो 5% की ग्रोथ अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और हम तो मुसलसल 5%, 4% की ग्रोथ दिखा रहे थे, हमारी ऑन एवरेज 4.5% की ग्रोथ थी, जहां पे हमें कोई लो बेस इफेक्ट का एडवांटेज भी नहीं था। अच्छा भाईजान, पहली बात तो ये फैसला कर रहे हैं कि इन्होंने बयानिया रखना क्या होता है, भूल जाते हैं खुद ही अपने बयानिए को। इसी साल के यही 2020-21 के साल के जब इब्तदाई तखमीना आया था, प्रोविजनल एस्टिमेट आया था और वो 3.94% था, तो इन्होंने कहा था ये जाली है, मनगढ़ंत है, ये इन्होंने इजाद कर दिया, ये मुमकिन ही नहीं है। 3.94% मुमकिन नहीं था, 5.37% जो है वो उनको मंतकी नजर आ रहा है। चलो अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने माना तो कि हकीकत में ये ग्रोथ हुई है। देखें, वो जो मनफी ग्रोथ हुई थी, वो मनफी ग्रोथ कोई इकोनॉमिक रीजंस की वजह से नहीं हुई थी। कोविड आया, कोरोना आया, सारी दुनिया की मईशतें बह गई उसके लिए। और पाकिस्तान की उस वक्त भी आप कारकर्दगी देखें, इंडिया की देख लें, बरतानिया की देख लें, अमेरिका की देख लें, कोई -7, कोई -8, कोई -10 था, पाकिस्तान की सिर्फ -0.4 थी। तो उस वक्त भी बेहतर कारकर्दगी थी। और इसकी मेन वजह जो बनी, इसकी हमारी आप देख लें कि हमारी जो ग्रोथ आ रही है वो उसके 2-3 अवामिल बने हैं। एक जो उसका बुनियाद बना है वो बनी है हमारी जबरदस्त जो ज़राअत की परफॉर्मेंस रही है। गंदम रिकॉर्ड क्रॉप, गन्ने की सेकंड हाईएस्ट क्रॉप एवर, चावल की रिकॉर्ड क्रॉप, मकई की रिकॉर्ड क्रॉप, आलू की जबरदस्त फसल, और कीमतें भी अच्छी मिली किसान को। एक तो बहुत बड़ा वो फैक्टर बना। फिर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको इमरान खान की गवर्नमेंट पे एतमाद है, और एज अ रिजल्ट आप देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा रेमिटेंसेस का इंक्रीज आया, वो दूसरी पहलू बनी। तीसरी, क्योंकि हमने जल्दी हम इंडस्ट्री अपनी खोलने में कामयाब हो गए थे और दुनिया के कई इलाकों की इंडस्ट्री बंद थी, तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो 10 साल से स्टैग्नेट कर गई थी उसमें 25-25, 27-27% इजाफा अब देखने में नजर आ रहा है आपको। इसी तरीके से आईटी इंडस्ट्री जो है उसके अंदर फिनोमिनल आपको ग्रोथ नजर आई,
45% की ग्रोथ नजर आई। इन सब का जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट ये जो सारी एग्रीकल्चर की मैंने परफॉर्मेंस आपको बताई, इसका कोई बेस इफेक्ट से ताल्लुक नहीं है। जो आईटी एक्सपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं उसका कोई बेस इफेक्ट से ताल्लुक नहीं है। जो मैं रेमिटेंसेस की बात कर रहा हूं उसका कोई बेस इफेक्ट से ताल्लुक नहीं है। सिर्फ एक एस्पेक्ट हां इसके अंदर आप कह सकते हैं कि सनती जो इंक्रीज थी उसमें फोर्थ क्वार्टर के अंदर बेस इफेक्ट आया था, बाकी ज्यादातर चीजों का कोई बेस इफेक्ट से ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब आप कह रहे हैं कि हमने 5.4% से ग्रो किया है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप पुरानी मेथोडोलॉजी पे देखें या नए बेस पर देखें आप, तब भी जो मजमूई हमारा जीडीपी है वो सर 2017-18 के मुकाबले में अभी हम पीछे हैं। 2017-18 में जब नून लीग की हुकूमत गई $357 बिलियन का जीडीपी साइज था, आज $347 बिलियन का जीडीपी साइज है। जबकि आप खुद कह रहे हैं कि कोविड का इंपैक्ट भी पाकिस्तान में इतना शदीद नहीं देखा गया पाकिस्तान की मईशत पे, क्योंकि हम जल्दी खुल गए थे। तो 3 साल के बाद भी आपके जहां 2017-18 में हमारी मईशत थी उससे तो पीछे ही हुए ना हम। कभी भी नॉमिनल एक्सचेंज रेट के ऊपर आपकी मईशत के साइज को देखा नहीं जाता है। आपको पता है परचेजिंग पावर पैरिटी की बुनियाद के ऊपर देखा जाता है जब आप कंपैरिजंस करना चाहते हैं अक्रॉस द बोर्ड। एक आर्टिफिशियली हाई एक्सचेंज रेट को रख के आपने डॉलर की टर्म में ऊपर कर दिया, तो जिस वक्त वो एक्सचेंज रेट एडजस्ट हुआ तो डॉलर में आपको नीचे जाती, मईशत नीचे नहीं जा रही थी, आपकी करेंसी नीचे जा रही थी। आपकी करेंसी, आपकी जो मईशत है वो खरबों रुपए ज्यादा बढ़ी है अभी जो 2017-18 की मईशत थी उससे इस वक्त अगर आप देखेंगे। लेकिन असद साहब कल तक भी जो कंपेयर आप कर रहे थे कि 5.4% की हमारी ग्रोथ है और हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है वो $2 बिलियन का था, यानी कि जून 30 2021 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो सिनेरियो बदल चुका है ना। अब दूसरा साल मुसलसल शायद आप लोग 5% की ग्रोथ तो अचीव कर लेंगे, लेकिन $15 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये तो बात वहीं चली गई जहां से शुरू हुई थी कि 1-2 साल ग्रोथ के आते हैं और करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है, जो कि नून लीग के दौर में भी देखा गया। तो हमें एक बात, एक तो पॉपुलर स्टेटमेंट है और दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी के कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं। हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और बहुत हद तक तो हम रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं। जहां हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, फिर अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। तो ये इश्यूज हैं हमारी इकोनॉमी के साथ। देखें, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर मैं 5% प्लस की एक्सचेंज अपनी ग्रोथ अचीव करता हूं और मेरा एक्सचेंज करंट अकाउंट डेफिसिट पड़ जाता है और मैं वही $20 अरब का जिस तरीके से खसारा पहले हो रहा था मैं उसी $20 अरब के खसारे पे चला जाता हूं, तो ये वाकई में कोई हकीकी तरक्की नहीं है। अब हो क्या रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है पहले 6 माह के अंदर जरूर बढ़ा है, बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें, लेकिन आप जो है वो गहरा तज्जिया करते हैं, आपको ये भी पता होगा कि ये जो खसारा बढ़ा है हमारा, इसमें अभी तक की अगर आप इंपोर्ट्स की इंक्रीज देखें तो 70 से 75% पहले 6 महीने के अंदर जो इजाफा नजर आ रहा है ये प्राइस इंपैक्ट है जो ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन हुई है, और बाकी सिर्फ जो बचता है 25 से 30% वो है इस वक्त क्वांटिटी इंपैक्ट। ये ट्रांजिशनल वो है प्राइस एडजस्टमेंट, सारी दुनिया इसको देख रही है और ये आपको बाय अगले गर्मियों तक, समझ तक जो है ना ये खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं होता, अगर वाकई में हम ग्रोथ ऐसे अचीव करते हैं कि हमारे भी बजट के खसारे जो हैं, करंट अकाउंट के खसारे जो हैं इतने बड़े बड़े हम छोड़ के जाएं जब हमारी हुकूमत खत्म हो, तो वो हमारी अचीवमेंट नहीं होगी। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं इसके ऊपर और इसी बात पे कायम है जो पहले भी कहते थे, और आपको ग्रोथ करके भी दिखाई है बगैर इस बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट के, और इंशाल्लाह ताला आप आगे भी देखेंगे। कहां दिखाई, इस साल तो नहीं दिखाएंगे ना। पिछले साल 5.3% हुई, इस साल 5.4% हो गई। सर इंपैक्ट कोई भी, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं ग्लोबल इंपैक्ट ज्यादा है, आपने मुझे टर्म्स में कम है। नहीं, अभी आपने बात तो ये है कि प्रेशर जो आपके रिजर्व्स पर आएगा, जो आपके डॉलर्स पर आएगा, जो आपके डॉलर में डेट रीपेमेंट है उस पर आएगा, वो तो बराबर ही आएगा ना, चाहे इंपैक्ट क्वांटिटी का हो या ग्लोबल प्राइसेस का हो। डॉलर का खसारा तो बढ़ रहा है ना। आपने बड़ा अच्छा मुझे मौका दिया, दोबारा मैं रिट्रेट कर दूं, अवाम को बता दूं, आपको तो पता है शायद अवाम ने इतनी गौर से ना सुना हो। पिछले साल जो हमारी 5.37% का इजाफा हुआ उसमें सिर्फ $2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो आप जो कह रहे थे करके नहीं दिखाया, करके दिखा दिया। अब आप आ जाए इस साल, और आप कह रहे थे कि इस साल लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इस साल खसारा ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, वही मैंने आपको समझाया था कि ये एक ट्रांजिटरी पीरियड है। इस वक्त आप मॉनेटरी पॉलिसी भी देख लेना जो दुनिया के अंदर फॉलो हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि इसको इमीडिएटली रिएक्ट ना करें क्योंकि कमोडिटी प्राइस साइकिल है, ये एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 2023 जून आ गया और हमने उस साल जो है 5.5% ग्रोथ अचीव की, लेकिन साथ साथ हमने $20 अरब का खसारा कर दिया,
तो ये यकीनन कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरा तजिया ये कहता है, जो हम करके दिखा चुके हैं उसकी बुनियाद पे मेरा तजिया ये कहता है इंशाल्लाह ताला आपको अगले साल ग्रोथ भी नजर आएगी और कोई बहुत बड़ा एक्सटर्नल खसारा भी नहीं नजर लेकिन आएगा। एक चीज जो आने वाले महीनों में भी सॉल्व होती हुई नहीं नजर आती वो है महंगाई, जिससे अवाम परेशान है। स्टेट बैंक ने ऑलरेडी कह दिया है कि हमने नंबर रिवाइज कर दिया है, 11% ऑन द हायर साइड इन्फ्लेशन का कर दिया है। अब देखें अभी भी जो लेवी आप चार्ज करें 22-23 रुपए है, जो आपकी उम्मीदें थी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस नीचे आएंगी वो आई नहीं, बढ़ गई है। मजीद 7 रुपए आपने लेवी और लगानी है, यानी कि आने वाले महीनों में महंगाई कम होती हुई नहीं नजर आ रही है। सदुमा साहब, ये चैलेंज कैसे आप पूरा करेंगे? और शायद अब तो नेपरा कह रहा है कि बेस टैरिफ भी बढ़ाएं आप पावर इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये तो महंगाई तो कम होती हुई नहीं नजर आ रही, बल्कि ये ऐसी चीजें जो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट लाएंगी महंगाई पर। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये अगर कोई चैलेंज इस वक्त है पाकिस्तान की मईशत में और दुनिया की मईशत में तो वो महंगाई है। और ये वही कमोडिटी प्राइस साइकिल है जिसकी मैं पहले जिक्र कर रहा था, जिसकी वजह से करंट अकाउंट का खसारा भी इस वक्त बढ़ा हुआ है। जो इस वक्त असेसमेंट है दुनिया की, और हमने कुछ मॉडरेशन होते हुए देखी भी है, सिवाय ऑयल की प्राइसेस के अंदर बाकी कमोडिटी प्राइसेस के अंदर हमने मॉडरेशन होते हुए देखी है। और इस वक्त असेसमेंट ये है कि गर्मियों तक वो इम्पैक्ट हमारा कम होना शुरू हो जाएगा। मसलन अगर आप दिसंबर टू दिसंबर, मैं कल अपना एनालिसिस देख रहा था, फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो ज़रा नीचे आई है, लेकिन हमारी जो ऑयल प्राइस की जो कीमत जो बढ़ी हुई है उसकी वजह से बाकी में नुकसान हो रहा है। अमेरिका देखें, यूरोप देखें, भारत देखें, बांग्लादेश देखें, जो भी मुल्क देख लें, इस वक्त रिकॉर्ड इन्फ्लेशन वहाँ पर नज़र आ रही है। पाकिस्तान में तो खैर रिकॉर्ड नहीं है, हमने तो इससे बहुत ज़्यादा अफरात-ए-ज़र देखा हुआ है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 25-25% भी हमने अफरात-ए-ज़र देखा हुआ है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 11-12% पर जाते देखा हुआ है, जहाँ पे इस वक्त हम भी मौजूद हैं। तो ये महंगाई तो है, अनप्रेसिडेंटेड नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन कुछ फैक्टर्स हमारे अपने भी है ना, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी ये है कि आईएमएफ की कंडीशंस के मुताबिक हम हर 15 दिन बाद या हर माह बाद लेवी बढ़ा रहे हैं 4 रुपए, और जब तक ये 30 रुपए तक हम नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि 600 अरब रुपए कलेक्ट करके दिखाएंगे हम लेवी से, तो हमें ये करना पड़ रहा है। ये ग्लोबल इंपैक्ट नहीं है, ये हम अपना टैक्स यहां से इकट्ठा कर रहे हैं लेवी से और आवाम पे डाल रहे हैं, तो ये तो कर रहे हैं ना हम लोग। ये एक्चुअली ग्लोबली इंपैक्ट है, बिकॉज हुआ ये कि ये 30 रुपए पे तो थी लेवी, आज से कई महीने पहले अगर आप चले जाएं तो ये 30 रुपए पे थी लेवी। उसके बाद जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई तो वजीर आजम की ख्वाहिश ये थी कि इसका सारा बोझ जो है मेरे अवाम के ऊपर ना पड़े, और इसलिए वो टैक्स कट करते गए यहाँ तक कि एक वक्त तो ऐसा आया था कि पीडीएल 0 कर दिया गया था। और उम्मीद ये थी उस वक्त कि शायद ये टेम्प्रेरी इंक्रीज हो और उसके बाद नीचे आ जाए तो आप टैक्सेशन कम कर सके। सो ये तो जो टैक्स गिव अप किया था सिर्फ ये वापस वहां पे जा रहा है, ये कोई नया टैक्स, इजाफी टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन अवाम को ऊपर बोझ बढ़ रहा है, और इस मर्तबा ये आईएमएफ की कंडीशन कमिट किया था बजट में। इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अवाम के ऊपर बोझ है भाई मेरे। वही तो मैं बता रहा हूं ना कि दुनिया में कोई मुल्क अगर ऐसा है जहां पर ये इन्फ्लेशन का बोझ नहीं नजर आ रहा तो मुझे जरूर बता दीजिए। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि ये 23 रुपए बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था। आईएमएफ के हवाले से शौकत तरीन साहब कहते हैं ये मामला जो है हफीज शेख साहब तय करके गए थे, मेरे बस में था नहीं, मुझे मानना था, तो हुज एट फॉल्ट? शौकत तरीन साहब से सही डील नहीं करके की आईएमएफ से, जो वो कह रहे थे कि हम दोबारा उनसे बात करेंगे, या हफीज शेख साहब जो ओवर कमिट करके चले गए थे उसने मसला खराब किया है? सर मेरे ख्याल में तो हफीज शेख साहब जो हैंडलिंग करके गए वो अभी तक यहाँ पर नहीं है। मैंने पहले भी जब वो गए थे उसके फौरन बाद भी इंटरव्यूज़ हुए थे, मैंने पब्लिकली एक्नॉलेज किया था, और मैं आज भी, और मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की और बड़े अच्छे फैसले किए। सो सेकंड गेस करना उनको कि उन्होंने कोई कमिटमेंट कर दी थी, मैं ये नहीं कहूंगा। वो तो हक बजाने पे ये पूछने के लिए कि मुझे क्यों निकाला। मैंने 5.37% की ग्रोथ दी, करंट सिर्फ $2 बिलियन का था, महंगाई 9% थी, आज महंगाई ज्यादा है, करंट अकाउंट खसारा ज्यादा है, और जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट उतनी होगी जितनी मैं देके गया था, तो वो तो हक बजाने में पूछने के लिए मुझे क्यों निकाला। खैर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो मैं 2 दफ़ा तो अभी आपके प्रोग्राम पे कर चुका हूँ, मैं तीसरी दफ़ा फिर बोल दूंगा, मेरे ख्याल में हफीज शेख इकनॉमिक मैनेजमेंट अच्छी कर रहे थे और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक आपने मुवाजना किया, जहाँ पे हम जून में थे और आज जहाँ दिसंबर जनवरी में हम जहाँ पर हैं, वो माजरत के साथ वो शौकत तरीन का किया हुआ नहीं है, वो इंटरनेशनल फिनोमेना है। अगर हफीज शेख भी होते तो अफरात-ए-ज़र में इजाफा होता। सही। असद साहब जरा कोविड के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अगर हालात मजीद संगीन होते हैं तो उसके इम्पैक्ट मईशत पर भी आते हैं। 7,668 केसेस आए हैं कल, जो कि रिकॉर्ड है, यानी कि जब से कोविड शुरू हुआ है पाकिस्तान में एक दिन में इतने केसेस नहीं आए। शराब पॉजिटिव केसेस की 13% पर पहुंच चुकी है, अमवात
523 थी, आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ी है, अमवात जो है उसकी तादाद ज्यादा आ रही है। क्या एनसीओसी मुतमईन है इस बात से कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी ओमिक्रॉन केसेस की वजह से, नंबर बेशक बढ़ता रहे? शहजाद, ज़ाहिर है हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर इसको देखते हैं और ये मुश्किल फ़ैसले होते हैं, जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अभी तक जो हमने फ़ैसला किया है वो इस बुनियाद पर किए हैं कि हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है 12 साल से ज़्यादा उम्र की, उसमें से 50% जो है वो मुकम्मल तौर पे, 51% जो है मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट हो चुके हैं। यानी निस्फ आबादी जो है वो 7 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुकम्मल वैक्सीनेटेड हैं। कोई 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो एक सिंगल डोज लगा चुके हैं। तो बड़ी अचीवमेंट है ये यकीनन पाकिस्तान की। वैक्सीनेशन मिली है, तो उसकी वजह से हमारी उम्मीद ये है, और आपके जानने वाले और हमारे जानने वालों में भी अगर आपने नोट किया हो, अभी जिनको कोविड हो भी रहा है, जब वो फुली वैक्सीनेटेड अगर लोग थे तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़्यादा संगीन असरात नहीं मुरतब हो रहे। कोविड हो भी जाता है तो इसलिए हम ज़रा सा एक थोड़ा ज़्यादा कहना चाहिए रिस्क ले रहे हैं बनिस्बत पहली वेव्स के बावजूद। हम नज़र रखे हुए हैं। आज सुबह ही मेरा नोट किया था एनसीओसी को कि हमने हॉस्पिटल के और पूरी जो ऑक्सीजन की सप्लाई चेन है उसकी डिमांड एंड सप्लाई का एक कंप्लीट एनालिसिस दोबारा करके रखेंगे क्या सूरत है। तो पूरी तैयारी हम कर रहे हैं उसके लिए, और अगर हो ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम मज़ीद इकदाम भी करें बंदिशों के, लेकिन हम वो फौरी तौर पर करना नहीं चाहते थे। अभी तक की सूरत हाल में ये बता दूं कि तकरीबन केसेस जो हैं वो 300 के लगभग केसेस हुआ करते थे दिन में, और वहाँ से 7000 पे हम पहुँच गए। तो ज़ाहिर है कई गुना का उसके अंदर इजाफा हुआ है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन जो बेड्स हैं अभी तक उसके अंदर सिर्फ 3 गुना का इजाफा हुआ है। असद साहब, कोविड पे काबू पाने के लिए एक तो एनसीओसी ने 2 दिन पहले कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जिसमें कहा है कि जो गैदरिंग्स हैं, इंडोर गैदरिंग्स, वो 300 से ज्यादा लोगों की नहीं हो सकती। और आज एनसीओसी की जो गाइडलाइंस आई हैं उनके मुताबिक जो मसाजिद हैं या जो इबादत गाहें हैं वहां पर एक तो फासला रखा जाएगा, मास्क पहनना जरूरी है, 6 फीट का फासला होगा, और जो लोग फुली वैक्सीनेटेड होंगे उनको सिर्फ मस्जिद में जाने की और इबादत गाहों में जाने की इजाजत होगी। तो ये एनसीओसी की गाइडलाइंस है, और ये कैसे आप मुमकिन बनाएंगे इनको? शायद कोई डिस्कशन हुई होगी। मैं क्योंकि आज लाहौर आया हूँ तो मैंने आज का एनसीओसी का सेशन नहीं अटेंड किया था, तो मैंने इसके अंदर नहीं पार्टिसिपेट किया। ये तो कोई सवाल नहीं पैदा होता कि मस्जिद में जाने से किसी को रोका जाए, लेकिन उसके अलावा जो तदाबीर हैं हम पहले भी कर चुके हैं। आपको पता होगा पहली दूसरी तीसरी वेव्स के अंदर हमने मस्जिदों के अंदर SOPs बनाए थे, और मैंने ये पहले भी कई बार इस बात का जिक्र भी किया है कि मुझे बड़ी खुशी हुई, और लोगों को याद हो अगर आपको, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इसके ऊपर तनकीद हुई थी, और सब कहते थे सारी दुनिया में मस्जिदें बंद हैं, तुम क्यों मस्जिदें खोल रहे हो। तो हम हर सेक्टर की SOP कंप्लायंस देखते थे। सबसे ज़्यादा कंप्लायंस अस्पतालों में थी, की बात नहीं थी। सेकंड हाईएस्ट कंप्लायंस पिछली रमज़ान के अंदर जो है वो मसाजिद के अंदर थी। तो SOPs तो हम पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये कोई सवाल पैदा नहीं होता कि किसी को मस्जिद में जाने से रोका जाए। ये जो वैक्सीन वाली बात है कि फुली वैक्सीनेटेड होंगे तो ही मस्जिद जा सकते हैं, ये आप कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता? ज़्यादा से ज़्यादा एक गाइडलाइन हो सकती है कि जी अगर आप करा लें, अगर नहीं कराए हुए तो कोशिश करें घर पे नमाज पढ़ लें, लेकिन रोकने का सवाल नहीं पैदा होता। सही। आपको पता है असद साहब कि PSL भी आ रहा है और इसकी गाइडलाइंस भी जारी की गई है कि 25% कैपेसिटी होगी स्टेडियम में, लेकिन कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, कुछ प्लेयर्स को भी कोविड हुआ है। इसके बावजूद आपको लगता है कि PSL हो जाएगा प्रॉपर जो है बायोसिक्योर बबल के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आने के लिए तैयार हो जाएंगे? कोई ऐसा खदशा तो नहीं है कि ये सीरीज या इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने आना है वो मुतासिर हो? जी देखें, ख़तरा तो है। आपने दुनिया में देख रहे हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स जो हैं इफेक्ट होते हैं कोविड की वजह से, पाकिस्तान में भी पहले हो चुका है। अगर बायोसिक्योर बबल को PC पूरी तरीके से इन्फोर्स करने में कामयाब हो जाएं तो प्लेयर्स को तो खदशा नहीं होना चाहिए। और ज़ाहिर है अगर प्लेयर्स का इंटरेक्शन नहीं है क्राउड्स के साथ, क्राउड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोशिश ये की है कि बिल्कुल खाली स्टेडियम भी ना हो, लेकिन ख़तरा भी कम हो। तो 1/4 ओपन एयर है और एक रिलेटिवली ऑर्गेनाइज जगह है, तो हमने 1/4 की इजाज़त दी है। उम्मीद है कि बायोसिक्योर बबल जो है वो प्रॉपरली इन्फोर्स होगा और मैचेस हो सकेंगे। राइट। और एक इशू ये भी है जहां कोविड जो है वो मुतासर कर इसको, जैसे आप कह रहे हैं दुनिया भर में वर्ल्ड इवेंट्स हुए भी हैं, वहां पे दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। इस्लामाबाद जो आप ही का हल्का बनता है वहां पे हमने 3 रोज पहले देखा कि तहरीक तालिबान की कार्रवाई हुई जिसमें पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुआ। कल लाहौर में धमाका हुआ है।
ये कितना बड़ा कंसर्न है और वजीर आजम और आपकी काबीना क्या कॉन्फिडेंट है कि इस थ्रेट पर हम काबू पा लेंगे, या कुछ लोग ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि सूरत हाल कहीं दोबारा 2014-15 वाली ना हो जाए? इससे ना सिर्फ मईशत मुतासर होगी, आम जिंदगी मुतासर होगी, आदमी की जाहिर सी बात है जानों का नुकसान भी होता है। और फिर जैसे हमने कहा कि PSL है जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट का इमेज हमने पाकिस्तान में दोबारा बड़ा बेहतर किया है, ऑस्ट्रेलियन टीम ने आना है, तो ये एक्टिविटीज भी मुतासर हो सकती हैं। आप भी कॉन्फिडेंट कि हम इस थ्रेट से निपट लेंगे? जी, जाहिर है कि हमारी पूरी कोशिश ये है, पूरा निज़ाम भी बना हुआ है। अभी आज से चंद महीने पहले इसको मज़ीद अपग्रेड भी किया गया था सिस्टम को, और पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमारे पास ऐसे एहलकार, ऐसे सिपाही, ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं सिविलियन आर्म फोर्सेस के अंदर भी, पुलिस के अंदर भी, फ़ौज के अंदर भी, जो आपकी मेरी सारी कौम की हिफाजत करने के लिए अपनी जान भी जो है वो भी ख़तरे के अंदर डालते हैं, और बहुत शहादतें भी होती हैं। और उन्हीं लोगों ने उनकी मेहनत, उनकी जुर्रत, उनकी जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस की, उसी की वजह से एक मुल्क के अंदर बहुत बेहतर हालात पहले से नज़र आते हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी, लेकिन हम जिस खित्ते में रहते हैं वो खित्ता है एक ख़तरनाक खित्ता, और लोगों की नज़र होती है और पाकिस्तान के दुश्मन भी हैं, और उनकी मुसलसल कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से हालात को कुछ ना कुछ ख़राब किया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एहलकार हैं, हमारे फ़ौजी हैं, हमारे पुलिस हैं, जिस तरीके से पहले इन्होंने कामयाबी से दिफा किया है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने माशी सूरत हाल पे, सियासी सूरत हाल पे और कोविड की सिचुएशन पर बात की। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत अब ये दावा कर रही है कि माली साल 2021 में जो 5.4% की GDP ग्रोथ थी वो नून लीग के 5.5% से बेहतर थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माली साल 2021 में जो करंट अकाउंट खसारा छोड़ा था वो सिर्फ $2 बिलियन का था, जबकि नून लीग ने अपने आखिरी साल में 5.5% की ग्रोथ पे जो करंट अकाउंट खसारा बनाया था वो $20 बिलियन का था। इसलिए PTI का ये दावा है कि ये ग्रोथ ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुस्तहकम है, क्योंकि इसमें रेमिटेंसेस भी बढ़े हैं और एक्सपोर्ट्स में भी 25% का इजाफा हुआ है। अब इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने। मिफ्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने सुना होगा आज हमाद अज़ीज़ साहब ने जब असेंबली में खिताब किया, ये कल जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं GDP ग्रोथ के, वो कह रहे हैं कि बड़ी क्वालिटी ग्रोथ हमने पिछले साल दिखाई है, यानी कि माली साल 2021 में जहां पे GDP ग्रोथ 5.4% थी और करंट अकाउंट खसारा सिर्फ $2 बिलियन का था। नून लीग के आखिरी साल की तरह नहीं कि 5.5% की ग्रोथ और $20 बिलियन का करंट अकाउंट खसारा। जी शुक्रिया शहजाद। मतलब ग्रोथ होती है, मुझे नहीं समझ में आता कि क्वालिटी ग्रोथ क्या होती है। वो मतलब हमारा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता, ये अजीब सी बातें कर रहे हैं। सच्ची बात यह है कि PTI के 3 सालों में, ये नए आदाद शुमार के हिसाब से भी PTI के 3 सालों में जो ग्रोथ हुई है वो 3.1%, मनफी 1%, और इस बार 5.57%, यानी कि 3 सालों में 7.7% आपने ग्रोथ करी है, और 3 सालों में 7.5% पॉपुलेशन बढ़ी है। तो आपने बेसिकली पर कैपिटा GDP 1 पैसा नहीं बढ़ाया, और जो 2 रीबेसिंग के साल हमारे दिखाएं उसके अंदर, वो इन्होंने दिखाए, हम नहीं दिखा रहे, उसके अंदर हमारी जो ग्रोथ थी वो 10% से ज्यादा बढ़ी हुई थी। इसमें जो आप कह रहे हैं कि 7.5% ग्रोथ इन्होंने 3 साल में दिखाई है, तो उसमें कोविड भी तो आया जिसमें मनफी 1% की ग्रोथ थी मिफ्ता इस्माइल साहब। और दुनिया भर की मईशत हमने देखी, चाहे इंडिया हो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, जहां 6-6, 7-7, 8-8% मनफी ग्रोथ थी। तो इतना बड़ा एक क्राइसिस आया पूरी दुनिया में, तो उसके बाद आप नहीं समझते कि 7.5% की ग्रोथ भी 3 साल में एक बेहतर परफॉर्मेंस है? 7.5% ग्रोथ 3 साल में पर कैपिटा GDP जहां पे 2% बढ़ रही हो, 2.5%, वहां पे इसका मतलब है कि जीरो ग्रोथ हुई है। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि कोविड के लिए 4-5 महीने की जो थी वो मईशत बंद रही है, 3-4 महीने। लेकिन आप देखें कि उसके बाद IMF ने कितनी इनको मराद दी है। $2.5 बिलियन की इनको पेमेंट, या $3 बिलियन की पेमेंट इनको G20 ने माफ करी, $1.5 बिलियन IMF ने और इनको दिए। तो हुकूमत के फाइनेंसेस तो कोविड की वजह से अच्छे हुए हैं। और पाकिस्तान में 1 साल में क्या पाबंदी लगाई है मईशत के ऊपर कि आप कोविड करके हर वक्त रो रहे हो। लेकिन मिफ्ता साहब, जब आप कहते हैं कि ग्रोथ होती है, ये कैसे हो सकता है कि उनकी ग्रोथ अच्छी हमारी ग्रोथ खराब? तो फिर आज ऐसे इकबाल साहब क्यों कौमी असेंबली में कह रहे थे कि अगर लो बेस इफेक्ट था कोविड की वजह से, तो फिर वहां से 5% ग्रोथ दिखाना कौन सी बड़ी कामयाबी है? हम तो कंसिस्टेंटली एवरेज 4.5% की ग्रोथ दिखा रहे थे। तो फिर माने ना, ग्रोथ होती है, चाहे लो बेस इफेक्ट से हो
या ना हो? अब एहसन भाई की ये बात थी कि लो बेस इफेक्ट का, क्योंकि पिछले साल इन्होंने मनफी में गए थे। आप देख लें कि दुनिया की हर मईशत जो है, हिंदुस्तान की देख लें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलेमिटी आई और कोविड से कितनी जानें गई हैं, तो वहाँ पर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी से नीचे गई है तो फिर तेज़ी से ऊपर भी आई है। तो ये एहसन भाई बात कर रहे थे कि लो बेस इफेक्ट। हुकूमत का ये मौकिफ है कि हाँ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग साइड पर इसका इम्पैक्ट जरूर आया है बेस इफेक्ट का, लेकिन सर्विसेज सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर पे नहीं आया, क्योंकि वो वैसे ही ऑलमोस्ट चल रहे थे जैसे कि कोविड से पहले के हालात थे। तो ठीक है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, मतलब जो है वो है बात। ये चौथे क्वार्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इफेक्ट आया था, उसका रिजल्ट भी आया है, मतलब उसमें क्या बहस हो सकती है। मतलब लेकिन जो ये बात कर रहे हैं हमाद साहब के, देखें हमने करंट अकाउंट खसारा कम रख के ग्रोथ की, बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं कि हम जब ग्रो कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी हीट अप नहीं हो रही है, उनका कहना है 2021 तक। अब देखें ना इस वक्त क्या सूरत हाल है, पहले आप तनकीद करते थे हुकूमत। हमाद साहब को, हमाद मेरे भाई है, हमाद को मैं करंट ले आता हूँ कि आज पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये 25 बिलियन का 6 महीने का ट्रेड डेफिसिट नहीं हुआ जो अभी इन्होंने करके दिखाया। इस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट करेंगे, बोथ एब्सोल्युटली और एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंक्लूडिंग द न्यू हायर जीडीपी। मिफ्ता साहब, अब जरा बताइए कि आप जिन चीजों पे बयानिया बनाते रहे हैं और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे, क्या होगा? क्योंकि ग्रोथ पहले आप कहते रहे ये हुकूमत नहीं दिखा सकी, अब ये कह रहे हैं 5.5% की ग्रोथ हमने दिखा दी, इस साल भी दिखाएंगे तकरीबन 5.5% की ग्रोथ। एक्सपोर्ट्स में कह रहे हैं कि हमने 25% का इजाफा कर दिया है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 26% का इजाफा है। आप इतने अरसे तक तनकीद करते रहे कि देखें रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, अब एक्सपोर्ट 25% बढ़े, जो कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ी ग्रोथ नहीं आई एक साल में। रेमिटेंसेज ऑल टाइम हाई पर है, करंट अकाउंट खसारा ये कह रहे हैं अगर है भी तो हमारी रिजर्व्स की सिचुएशन बहुत बेहतर है, जो नून लीग के आखिरी साल में बेहतर थी। तो अगर ये तमाम चीजें हैंडल कर लें तो एक महंगाई फैक्टर रह जाता है, और अगर महंगाई भी काबू कर ली इन्होंने आने वाले वक्त में, तो फिर क्या रह जाएगा आपके बयानिए में? शहजाद भाई, काफी तवील सवाल था, तो थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इनका जितना इस साल होगा वो भी एक रिकॉर्ड होगा, और ट्रेड डेफिसिट मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि ये रिकॉर्ड हो रहा है इस साल पे। ये मैं इस पे कोई बिल्कुल बहस नहीं कर रहा हूँ। जीडीपी अगर ग्रोथ 5.5% या 5.3% जो भी हुई है, विच इज फाइन, ये ग्रोथ हुई है, लेकिन क्या इस बात को आप डिनाई करेंगे कि ये इतनी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है और किचन बजट जो है वो गरीब लोगों को मार रहा है? क्या इस बात को हम डिनाई कर सकते हैं कि 20% जो है वो एसपीआई हर महीने हर हफ्ते चल रही है? क्या इस बात को हम डिनाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है? क्या इस बात को हम डिनाई कर सकते हैं कि 2 करोड़ लोगों को इन्होंने पॉवर्टी में डाल दिया है? ये बात दुरुस्त है कि इस बार एक्सपोर्ट बढ़ी है, लेकिन क्या आप ये बात डिनाई कर सकते हैं कि इसके अंदर ज़्यादातर प्राइस इफेक्ट है और कम क्वांटिटी इफेक्ट है, और टेक्सटाइल के अंदर भी क्वांटिटी इफेक्ट जो था वो कम है? क्या आप ये डिनाई कर सकते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की एक्सपोर्ट कम हो गई है? क्या आप ये डिनाई कर सकते हैं कि फिशरीज की एक्सपोर्ट कम हो गई है, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट कम हो गई है, लेडीज गारमेंट की एक्सपोर्ट कम हो गई है? बहुत सारी चीज़ों की एक्सपोर्ट बढ़ी भी है, बिल्कुल मैं नेगेटिव वैल्यू एडेड खासतौर पर एक्सपोर्ट्स बढ़ी है टेक्सटाइल में। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की एक्सपोर्ट बढ़ी है, लेकिन प्राइस इफेक्ट भी है। और जहां पे हमको खुश होना चाहिए कि 25% टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी है और ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ी है, बिल्कुल खुश होना चाहिए, वहां पर इस बात को मलूज़े खातिर रखना होगा कि 67% हमारा जो है वो इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। वो है जो कि सर्दियों के अंदर जो है वो आज पूरे पाकिस्तान के अंदर गैस की लोड शेडिंग कर रहा है और चूल्हों में गैस नहीं आ रही। ये आप सही कह रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस, खासतौर पे जो गैस का क्राइसिस है तहरीक इंसाफ के चारों साल सर्दियों में देखा गया है। लेकिन जब आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट में क्वांटिटी के अलावा प्राइस इंपैक्ट भी है, तो फिर आप ये भी तो देखें ना कि इंपोर्ट जो आप कह रहे हैं कि $25 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया 6 महीने में, वहां पे भी क्वांटिटी वाइज कम इंपैक्ट है, प्राइस वाइज ज्यादा इंपैक्ट है। ग्लोबल प्राइसेस आप ऑयल की देखें, एलएनजी की देखें, रॉ मटेरियल्स की देखें, कोल की देखें, तो उनमें सब में इजाफा हुआ है ना। तो फिर उसमें भी हुकूमत एक लिमिटेड रोल प्ले कर सकती है। ये तो ग्लोबल प्राइस का इंपैक्ट है, बिल्कुल ग्लोबल प्राइस का इंपैक्ट है। और 60% देखें, लेकिन वो ये 25% बढ़ा है, और इसके अंदर जो है हम समझते हैं कि ज़्यादातर जो है वो क्वांटिटी इफेक्ट है। लेकिन वहाँ पर आप देखें टर्म्स ऑफ ट्रेड देखें अगर पाकिस्तान की, तो इस तरह बुरी नहीं हुई है। इसका ये मतलब है कि इंपोर्ट के अंदर क्वांटिटी इफेक्ट ज़्यादा है। ये आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स जाके देख सकते हैं। मैं क्योंकि अनएम्प्लॉयड हूं तो सारा दिन ये देखता रहता हूं। लेकिन बुनियादी जो मैंने सवाल किया आप उससे इत्तेफाक ही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बिल्कुल ग्रोथ है, आप कह रहे हैं बिल्कुल रेमिटेंसेस में ग्रोथ है, आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा है, लेकिन इंपोर्ट में भी साथ साथ इजाफा हो रहा है। तो एक ही इशू रह गया ना, वो है महंगाई। और हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है अगर अब यहाँ पे प्राइसेस टर्न अराउंड होती है ग्लोबल, तो हम महंगाई पे भी कंट्रोल पा लेंगे, हम सब्सिडाइज भी करेंगे, सोशल सेक्टर को हम जो है रिलीफ भी देंगे। तो फिर एक ही बयानिया रह जाएगा आपके पास महंगाई का। बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की सिमत एटलीस्ट ये कहा जा सकता है कि दुरुस्त है। तो भाई कैसी बातें कर रहे हैं शहजाद अभी भाई? तो आपने कहा बिल्कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ग्रो कर रही है, आपने कहा रेमिटेंसेस ग्रो कर रही है, आपने कहा ग्रोथ भी है, सब बात से तो इत्तेफाक किया आपने।
जवाब सुनिए ना, जो बात सही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि एक ही बयानी रह गया, तो मैं आपको गुजारिश कर दूं कि 60% इमरान खान ने वो कर्जा ले लिया है जो 3 साल में जो पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने 71 साल में लिया था। आज हर पाकिस्तानी को इमरान खान ने ज्यादा मकरूज कर दिया और 50,000 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डेट प्लस लायबिलिटी आ गया है। पाकिस्तान की डेट बढ़ गई है। पाकिस्तान की जो टैक्स टू जीडीपी रेशो इमरान खान ने और कम करा है। ये मैं री बेस की इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले बेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर नाअहली का जो तूफान इमरान खान लेकर आए हैं, जो नाअहली की सुनामी लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको मैंने फर्नेस ऑयल की किस्से सुना दिए, जिसमें मैं आपको गैस का बता सकता हूं, जिसके अंदर आप कोई चीज ले लीजिए, अभी वो पिशावर बीआरटी के एग्जाम का है, तो इमरान खान जो नाअहली लेकर आए हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसमें जो आपने ये कर्जे वाली बात की, अब क्योंकि आप मईशत को समझते हैं, साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं, इमरान खान साहब एक पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट दें कि देखिए 60 साल में जितना कर्जा लिया गया, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 10 साल में उतना ही कर्जा ले लिया, वो ये बात कहें तो समझ आती है। लेकिन आप जब बात करेंगे तो आप एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं करेंगे, आप टैक्स टू जीडीपी देखेंगे, आप डेट टू जीडीपी देखेंगे, और जो रिवाइज जीडीपी है उसमें गुंजाइश हुकूमत के पास मजीद बढ़ गई है, क्योंकि जो डेट टू जीडीपी है आपका, वो रिवाइज जीडीपी की वजह से कम हो गया है। भाई मेरी बात सुने, अगर आप सिर्फ ये तो नहीं कर सकते ना कि इस साल का आप रिवाइज करके देख लें। आप ये देखें ना कि हम जो चीज़ उसी अभी एक सेकंड के लिए पुरानी जीडीपी के बेस पे बात कर लें कि जो हम 72% पे छोड़ के गए थे, वो इस साल के आखिर में 88% पे लेकर आएंगे वो टैक्स टू अपने डेट टू जीडीपी। जिस मुल्क के अंदर, अच्छा अगर आप हमारा बेस कम कर, इनका बेस कम करेंगे तो आप मतलब बेस बढ़ाएंगे तो हमारा भी बेस बढ़ाएंगे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका टैक्स जो जमा कर रहे हैं, आप टैक्स जमा कर रहे हैं, वो तो 6,000 अरब रुपए, वो तो 11% ऑफ टैक्स 11% आप बड़ी मुश्किल से जाएंगे। जो मुस्लिम लीग नून जमा करके गई थी वो ज्यादा था टैक्स टू जीडीपी, आप कम जमा कर रहे हैं टैक्स टू जीडीपी, सो योर एबिलिटी टू सर्विस डेट इज कॉम्प्रोमाइज। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल, साबिक वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।